Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. In this video, we shall study about respiration in aquatic and terrestrial organisms with special focus on human respiratory system. Tip of the day is, it is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Yes, और खुश रहने के लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए. So children, do yoga and keep your lungs healthy. As you can see here that children are doing pranayam. और बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ों से अगर हमारे फेस पे स्माइल नहीं आती तो इसका मतलब हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं. तो खूब कस के हंसिए, फेफड़ों को बहुत स्वस्थ रखिए और हमेशा खुश रहिए. After watching this video, certain learning outcomes will be achieved. The learner relates processes and phenomena about the types of respiration and respiratory organs found in the living world, explains different organs of human respiratory system and their functions, explains the working of human respiratory system, and draws label diagram of human respiratory system. बच्चों, आप पढ़ चुके हैं that respiration involves two steps. One is breathing, that is exchange of gases, and the other is cellular respiration, that is breakdown of simple food. So in previous video आप लोग cellular respiration को डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो इस वीडियो में we shall study about exchange of gases in aquatic and terrestrial organisms. Now coming to the respiration in terrestrial animals. Terrestrial animals means जो लैंड में रहते हैं. सो बच्चों, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेशन के लिए. और डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट सरफेस एरिया इज़ लाइंड विद ब्लड कैपिलरीज. वैसे आप लोग ये 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं अर्थवर्म. अर्थवर्म जो है वो स्किन से रिस्पायर करता है. और यहाँ पे देखिए इंसेक्ट्स में मैंने कॉकरोच और कैटरपिलर दिखाया है. सो दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड ट्रैकिया. स्पाइडर पे आएंगे तो उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको कहते हैं बुक लंग्स. और फ्रॉग आपको पता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी और लंग्स के द्वारा भी गैशियस एक्सचेंज कर लेता है. एंड ह्यूमन बींग्स, they respire through lungs. So let us study this about in detail. Now talking of respiration in aquatic animals. Aquatic means जो पानी में रहते हैं. तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं. अब क्योंकि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में काफ़ी कम होता है इसलिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एंड फिशेस दे टेक इन वाटर थ्रू माउथ. देखिए ये फिश ने अपना मुंह खोला हुआ है तो ये पानी लेती है मुंह के द्वारा और फिर इसको फोर्स करती है गिल्स में. और गिल्स में जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो उस पानी में है वो वहाँ से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी पानी जो है वो रश आउट हो जाता है. तो इंटरेस्टिंग तरीका है फिशेस का. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. वी ब्रीथ अबाउट 16,000 to 24,000 times per day, which exchanges about 11,000 liters of air with atmosphere. अब इस प्रोसेस में air is delivered to human body which is then utilized by all the tissues.
और जो CO2 बनती है बॉडी में वो लंग्स में भेजी जाती है और वहाँ से देन इट इज़ एक्सचेंज्ड विद एटमॉस्फेरिक एयर. नाउ कमिंग टू द lungs are sealed in pleural membrane inside the chest cavity. तो वो बिल्कुल सुरक्षित है प्लूरल कैविटी में. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक ये मैंने ब्लू लाइन खींची हुई है गर्दन के पास, तो ऊपर वाला जो है दैट इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके नीचे वाले को हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मान के चलते हैं. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे आप देख रहे हैं कि पहला है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी मतलब जो नोज़ से हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेंगे, दैट इज़ द नेज़ल कैविटी. और नेज़ल कैविटी जाके जॉइन हो रहा है फेरिंग्स में और फिर लैरिंग्स में जो कि साउंड बॉक्स है. और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ अगर हम आएँ तो लैरिंग्स जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है ट्रैकिया, दैट इज़ द विंड पाइप. और ये विंड पाइप पर्पल कलर की नीचे गई ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के 2 ब्रांचेस हो गए ब्रोंक्यूल्स. और ये ब्रोंक्यूल्स खूब ज़्यादा और छोटे 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 20 कम से कम डिवीजन बना के ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता चला जाता है जो कि लंग्स के अंदर हैं. और लास्ट में जाके उनमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई. और लंग्स के बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं डायफ्राम प्रेजेंट है. तो ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए इन सब पार्ट्स की लोकेशन, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. Now talking of the brief anatomy of nose and nasal cavity, air which we breathe in goes into the nostrils and filtration of air is made possible by cilia, that is the fine hair present in the nasal cavity, that is nose. And cilia traps dust, pollens and pollutants. Mucus also helps in this process. Now other functions are warming and humidification. क्योंकि जो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उनमें ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो ये म्यूकस वहाँ भी मदद करता है इसलिए. और एक ख़ास फंक्शन है कि जो एयर टेम्परेचर दैट इज़ एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी टेम्परेचर. तो ये तो हो गया कि एयर जो है वो हमारे शरीर में नोज़ दैट इज़ नेज़ल कैविटी के थ्रू अंदर जाती है. अब एक और रास्ता है एयर का अंदर जाने का, दैट इज़ ओरल कैविटी. तो ये जो माउथ है दैट ऑल्सो सर्व्स एज एन ओपनिंग टू टेक इन एयर. तो ये सेकेंडरी ओपनिंग मानी जा सकती है, लेकिन इसमें जो है कुछ नुकसान हैं. एक तो एयर का फिल्ट्रेशन नहीं होता, कोई टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता, और ये कोई ह्यूमिडिफिकेशन भी नहीं करता. हाँ, फ़ायदा ये है कि ये वाइडर ओपनिंग है, तो इसलिए जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते भागते हैं और हमें ज़्यादा एयर की ज़रूरत होती है, तो फिर एक बहुत ग्रेटर इनटेक ऑफ एयर जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकता है. सो नाउ दैट वी हैव लर्नड that air enters our body through nostrils, that is nasal cavity, or mouth, that is oral cavity. अब थोड़ा सा अगर आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो जो ये हमारा नेज़ल कैविटी है या ओरल कैविटी है वो जाके एंड हो रही है फेरिंग्स में. फेरिंग्स के नीचे आता है लैरिंग्स और लैरिंग्स कनेक्टेड है ट्रैकिया में. तो चलिए एक बार फिर से हम ये दोहराते हैं कि एयर चाहे हम इनहेल करें अपने नोज़ से या ओरल कैविटी से, वो जो पैसेज है वो जाके फेरिंग्स से जुड़ेगा. और जब एयर पहुंचती है फेरिंग्स में तो अब उसके पास 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जहां से वो और आगे जा सकती है. तो एक तो वो लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में पहुंच सकती है, या वो एयर जो है ईसोफेगस में जा सकती है.
तो यूजुअली एयर जो है वो एंटर करती है लैरिंग्स और लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में जो ईसोफेगस है दैट इज़ अ कोलैप्स स्ट्रक्चर। और एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है दैट इज़ ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, दैट इज़ द विंड पाइप। और एपिग्लॉटिस बेसिकली एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है एंड दैट क्लोजेज द एंट्री ऑफ द ट्रैकिया एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया एंड लंग्स। कि कभी भी गलती से जो है जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है कि फेरिंग्स में जो है वो कॉमन पैसेज है, खाना और एयर दोनों जा सकते हैं, लेकिन आगे जब वो अटैच हो रहा है फेरिंग्स तो उसके पास ईसोफेगस है। अगर खाना है तो खाना फूड पाइप में दैट इज़ ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाएगा और एपिग्लॉटिस उस टाइम पे बिल्कुल बंद कर देगा ये ट्रैकिया का जो पाथ है कि खाना जो है इस तरफ विंड पाइप में ना आ जाए। तो ये रोल ऑफ एपिग्लॉटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रिवेंट करता है कि कोई भी फूड पार्टिकल ट्रैकिया की तरफ ना आ जाए लैरिंग से होते हुए। तो ये आप रोल याद रखिएगा एपिग्लॉटिस का। लैरिंग्स जो है दैट इज़ साउंड बॉक्स या इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। बॉयज़ जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं उनकी आवाज़ में परिवर्तन आता है, तो गले में कई बॉयज़ के थोड़ा सा उठा हुआ सा एक आपको हिस्सा दिखाई देगा। और अगर आप लोग बात करें और अपना हाथ या उंगली जो है वो अपने थ्रोट के पास, नेक के पास रखें, तो जो हिस्सा हिलता है दैट इज़ साउंड बॉक्स। इस साउंड बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं और वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से ही हमारी ये जो साउंड हम लोग बोल रहे हैं वो निकलती है। और दूसरा फंक्शन क्या है लैरिंग्स का कि वो फेरिंग्स और ट्रैकिया को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो एयर थी हमने कहा था वो ईसोफेगस में ना जाके इधर ट्रैकिया में ट्रैवल करी है, तो एपिग्लॉटिस जो है वो खुल जाता है और एयर ये इस तरफ आ गई। तो ये ट्रैकिया का एक आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा दैट इट इज़ मेड अप ऑफ 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। तो ये जो कार्टिलेज रिंग्स हैं ये पूरे के पूरे सर्कल वाले नहीं हैं, सी शेप में हैं, आधा मतलब जो है वो सर्कल है। और ये रिंग ऑफ कार्टिलेज इंश्योर करता है कि कभी भी ये जो एयर पैसेज है जो एकदम झिल्ली के जैसा पतला होता है वो कोलैप्स ना कर जाए। तो ईसोफेगस जो है वो ट्रैकिया के ठीक पीछे होता है, तो अगर ये सर्कुलर होता जो कार्टिलेज रिंग स्ट्रक्चर है ट्रैकिया का, तो ये ईसोफेगस को एकदम से कंप्रेस कर देता ड्यूरिंग स्वॉलोइंग और ये इट कुड हैव लेड टू चोकिंग। तो इसलिए ये जो बनावट है इसकी ट्रैकिया की वो इस तरीके से है कि वो आधे आधे सी शेप के रिंग्स होते हैं। और ट्रैकिया ऑल्सो हेल्प्स द एयर टू पास फ्रॉम फेरिंग्स टू ब्रोंकाई, क्योंकि जो ट्रैकिया के थ्रू ये विंड पाइप है तो एयर और नीचे जाएगी और ये ब्रोंकाई के पास जाएगी। तो जैसे नेज़ल पैसेज में हमने बात करी थी ना कि वहाँ पे सीलिया और म्यूकस होता है, तो ट्रैकिया में भी याद रखिएगा आप लोग कि एकदम फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये ट्रैकिया नीचे की तरफ 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकाई जो है वो चले जाते हैं क्योंकि यहीं से तो एयर पास होगी लंग्स में। और ये ब्रोंकाई जो है ये स्मॉलर एंड स्मॉलर आगे फर्दर बहुत बार कम से कम 20 डिविजन्स जो हैं इसके होते हैं और ब्रोंक्यूल्स बनते चले जाते हैं जो कि बहुत नैरो और थिनर होते चले जाते हैं एज दे फर्दर डिवाइड। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में दैट हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको एल्वियोलाई का जिक्र करना है। तो जो हमारे ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ और लंग्स में चला गया, और ईच ब्रोंकाई जो है फर्दर जो है बहुत छोटे छोटे जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता चला गया। नाउ एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स
स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, या आप कह सकते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई. और ये बिल्कुल ही 1 सेल थिक होते हैं. दैट मीन्स इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज़ वेरी वेरी थिन. दैट इज़ वाई रैपिड गैस एक्सचेंज विद ब्लड कैन टेक प्लेस. एंड walls of these alveoli they contain very rich supply of blood vessels. और कम से कम हर एक लंग में 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारे लंग्स के अंदर जो है वो किस तरीके से ट्रैकिया ने जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ. 2 ब्रोंकाई बना ब्रोंक्यूल्स, खूब सारे ब्रोंक्यूल्स, और एंड में उनके जो है वो खूब सारे सैक लाइक छोटे छोटे थिन वॉल स्ट्रक्चर्स जो हैं एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहाँ की गैशियस एक्सचेंज एक्चुअली होगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं ब्लड कैपिलरीज से. लेकिन अब ये किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग में जो है वो डायफ्राम मदद करता है ये भी हम एक बार देख लें. तो डायफ्राम जो है दैट इज़ थिक डोम शेप, जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं. एट द बॉटम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिसको चेस्ट कैविटी हम कह लें, तो ये डायफ्राम एक्चुअली हमारे एब्डोमेन को और चेस्ट को, इन दोनों को सेपरेट करता है. एंड इट इज़ ऑल्सो अटैच टू रिब्स एंड स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम. तो हमारे 2 प्रोसेस होते हैं. एक तो हम लोग ब्रीद इन करते हैं. सो व्हेन यू टेक द एयर इनसाइड दैट इज इनहेलेशन. सो व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड हमारा डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है और चेस्ट कैविटी हमारी जो है वो हवा से बिल्कुल भर जाती है, तो लार्जर हो जाती है. एंड एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. और एल्वियोलाई जो है, जो गुब्बारे नुमा थे, वो पूरे फूल जाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन. एंड देन यू ब्रीथ आउट. सो व्हेन यू ब्रीथ आउट, सो व्हाट हैपन्स, हम लोग अपने रिब्स को नीचे लाते हैं, डायफ्राम को रिलैक्स कर देते हैं एंड इट बिकम्स डोम शेप्ड. और चेस्ट कैविटी, क्योंकि उसमें से हवा आपने ब्रीद आउट कर दी तो वो छोटी हो जाती है. एंड प्रेशर डेवलप्स इनसाइड द लंग्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर ऑफ द लंग दैट इज स्क्वीज्ड आउट एंड वी एक्सहेल. तो ये आपको बच्चों प्रेसेस, वी ब्रीद इन एंड आउट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो ये दोनों टर्म्स में क्या होता है याद रखिएगा आप. तो घर पे बच्चों आप एक मॉडल ऑफ लंग्स भी बनाइए. तो आपको बस एक अपनी जो है यूज्ड प्लास्टिक बॉटल लेनी है और बैलून की मदद से, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, तो आप इसमें जो है वो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में लंग्स जो हैं किस तरीके से फूलते हैं जब एयर इन जाती है इनहेलेशन के दौरान, और किस तरीके से वो लंग्स जो हैं वो एकदम सिकुड़ जाते हैं एक्सहेलेशन के टाइम पे. तो ये आप बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल बना सकते हैं. तो चलिए पेंसिल और पेपर लेके तैयार हो जाइए और हम एक सुंदर सा डायग्राम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ड्रॉ करते हैं. और ये मैंने जान के वही चित्र रखा है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है. एंड यू कैन इवन लेबल दिस प्रॉपरली बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. अब ऑक्सीजन रिच एयर दैट इज टेकन अप बाय द एल्वियोलार सैक्स, क्योंकि वहाँ से वो ब्लड में जाएगी. तो जो एल्वियोलाई में इतना, उसका जो सरफेस एरिया इतना थिन है कि वहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ब्लड में आ गया. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दी सेल्स इन द बॉडी. और बाकी सेल्स ऑफ द बॉडी से CO2 इकट्ठा करके जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है ये वापस पहुंचती है एल्वियोलाई में. तो इस तरीके से जो है वहाँ पे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, कि ऑक्सीजन को लेकर कौन जा रहा है पूरी बॉडी में. तो बच्चों ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन. तो ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है. रेड ब्लड कॉर्पसल जो है उसका कलर जो है ब्लड का
वो रेड इसीलिए हुआ क्योंकि ये हीमोग्लोबिन लाल रंग का है। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत जल्दी से फटाफट जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में जब, तो कहते हैं दैट हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स प्यार है उसको, वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो वो जो है एयर जो ब्रीद इन हुई है, उस एयर में से जो आपको अभी बताया था ना एल्वियोलाई में जो इतना थिन सरफेस है कि वहाँ पे खूब सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो वो ये इस पॉइंट पे अब एयर में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ये फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के ये पूरा ऑक्सीजन जो है वो सारे टिश्यूज़ में, सेल्स में, जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है वहाँ वहाँ जो है वो रिलीज़ होता रहता है। और CO2 जो है दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो ऑक्सीजन तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वो जो है ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में और टिश्यूज़ में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल है पानी में, तो वो इसलिए डिज़ोल्व फॉर्म में ही अपने ब्लड में जो है वो टिश्यूज़ से लंग्स की तरफ जाती है। अब बच्चों आप फोटोसिंथेसिस भी पढ़ चुके हो और रेस्पिरेशन भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे उन दोनों के डिफरेंसेस मैंने कुछ नोट डाउन करे हैं। दैट फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस वेयर इज रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स दैट व्हेन यू डाइजेस्ट फूड सो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द बॉडी फॉर यूज ऑफ एनर्जी, और एनाबॉलिक में सिंथेसिस होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो उसी तरीके से लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये कुछ जनरल से जो हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आई नीड नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज आप लोगों को ये पता है। तो बच्चों जब हम लंग्स में पढ़ रहे हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो आपको रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो लंग्स में वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि रह जाती है इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सहेलेशन, कि अगर हम फोर्सफुली पूरी एयर करके निकाल भी देते हैं तो भी कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम, कुछ बची हुई एयर जरूर रह जाती है, क्योंकि देयर शुड बी सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। तो ये ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जब हम एयर को इन एंड आउट कर रहे होते हैं तो लंग्स में जो थोड़ी सी एयर बच जाती है वो दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ इट्स असेसमेंट टाइम। और मेरा ये मानना है कि अगर आप हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हुए करोगे तो एवरी क्वेश्चन इज़ एक्चुअली लर्निंग। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स के नाम आपको बोला है लिखने के लिए, सो नेम द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड डज नॉट अलाउ इट टू कोलैप्स। बी कह रहा है सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर्स के नाम रिकॉल करोगे तो आपकी लर्निंग भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो चलिए उठाइए कॉपी और पेन और फटाफट थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन में मैं इस बार मैच द फॉलोइंग लेकर आई हूँ, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, अर्थवर्म, ग्लूकोज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स। तो इसका जो है मैच करिए आप, कौन सा आंसर जो है वो ज़्यादा सही बैठेगा। अब मैंने नाम तो इसका दे दिया है हॉट्स क्वेश्चन, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है that there are two openings of the pharynx. One is leading to the trachea and the other leading to esophagus and they lie very close to each other. फिर भी खाना जो है वो ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता, तो ये तो हमने डिस्कस किया था। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डायफ्राम नहीं हो तो क्या होगा। और देखिए तीसरा क्या कह रहा है, why do lungs not collapse?
व्हेन ऑल द एयर हैज़ बीन एक्सहेल्ड आउट, हम लोग सारी एयर ब्रीद आउट कर देते हैं, फिर भी लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं करते। तो इसी तरीके से आगे जो है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू इम्प्रूव इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। आई एम श्योर आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। और लास्ट में मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगी, यू हैव टू लव योर लंग्स। और देखिए, ये लंग्स के लिए जो है सबसे नुकसान जो करता है बच्चों, दैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकर्स लंग अगर आप जाके गूगल पे जाके देखिएगा, ढूंढिएगा, तो कितने काले काले से हो जाते हैं वो। क्योंकि अगर आपने स्मोकिंग ज़रा सी भी कभी भी किसी उम्र में शुरू करी, तो वो ना केवल विंड पाइप और वोकल आपका वॉइस बॉक्स में इरिटेशन प्रोड्यूस होगी, वो आपके लंग के फंक्शंस को भी रिड्यूस करेगा, ब्रेथलेसनेस स्वेलिंग के द्वारा हो जाएगी, और लंग्स में पैसेज में हमेशा एक्सेस म्यूकस रहेगा, आप लोग थूकते रहोगे, खंगार भरते रहोगे, और धीरे धीरे करके वो एल्वेलाई जो है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है। अब आप लोगों को लगता होगा कि एक सिगरेट पीने से क्या होता है, क्योंकि 300 मिलियन एल्वेलाई जो हैं, लेकिन बच्चों धीरे 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 करके आपके एल्वेलाइज को नुकसान पहुंचता है। और आप तो हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया हो। आपने ही तो, जब हम लोग 5-10 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, तो 10 साल बाद पूरा का पूरा भारत आप लोगों ने संभालना है। तो ज़रूर से आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने लंग्स का ख्याल रखिए। सो प्लीज़ लव योर लंग्स एंड मेक अ ब्यूटिफुल पोस्टर, और अपनी क्लासरूम में और अपने स्कूल में, घर में, जहाँ भी अच्छा नोटिस बोर्ड है वहाँ पे ज़रूर लगाइए, ताकि आप ये अवेयरनेस दूसरों को भी फैलाइए कि भाई देखिए, गलत अपनी जो है कोई भी चीज़ का इनटेक हमने अपनी बॉडी में नहीं करना है। सो कीप सेफ, कीप हेल्दी एंड हैप्पी बायोलॉजी लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।